आज मैं इस वीडियो में आपको नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर 6 जो एनसीईआरटी बुक का है। इस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। आज मैं इसका बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। एक्सरसाइज जो है वो मैं बाद में कराऊंगा। ज्योमेट्री का चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से आज जो कुछ भी मैं बताऊंगा या समझाऊंगा उसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ना हो सके तो नोटबुक पे ये सारी चीज़ नोट करते जाओ आप, ताकि आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं हो। ज़्यादातर बच्चे ज्योमेट्री के नाम से घबराते हैं, हालांकि ज्योमेट्री से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप मैथ्स में अच्छे स्कोर चाहते हो, अच्छे मार्क्स चाहते हो, तो ज्योमेट्री को अपने बस में करना ही पड़ेगा। इससे आप जितना डरोगे मुझे लगता है ये उससे भी ज़्यादा आपको डराएगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं कुछ एंगल्स के बारे में बताता हूँ। लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, ये सब तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। एंगल्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं सारे एंगल्स के बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा इक्विट एंगल। इक्विट एंगल किसको कहते हैं? इक्विट सुना होगा, राइट सुना होगा, ऑब्ट्यूस भी सुना होगा। किसको कहते हैं हम इक्विट एंगल, किसको कहते हैं हम राइट एंगल, किसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इक्विट एंगल क्या होता है? इक्विट एंगल जो होता है, एन एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल 0 और 90 के बीच में हो, यानी 89 डिग्री जो है वो इक्विट एंगल होगा, लेकिन 90 डिग्री इक्विट एंगल नहीं होगा। तो इक्विट एंगल क्या हो जाएगा? एन एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड इक्विट एंगल। जैसे ये है 90 से कम है तो ये इक्विट एंगल हो जाएगा। अब राइट एंगल किसको कहते हैं? तो राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो एंगल बिल्कुल 90 के इक्विवेलेंट हो, जैसे ये एंगल है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं? जैसे ये हमने ड्रॉ कर रखा है ऑब्ट्यूस। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री but less than 180 degree is called obtuse angle। आप इक्विट एंगल समझ गए होंगे, राइट एंगल समझ गए होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है? जो एंगल 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जैसे जो एंगल 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और जो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब जो नेक्स्ट एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। शायद आपने अब तक ज़्यादा रिफ्लेक्स एंगल नहीं सुना होगा। एन एंगल
greater than 180 degree, but less than 360 degree is called reflex angle. जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, जैसे ये एंगल है, ये क्या है हमारा इक्विट एंगल है, और इसके जो इधर बैक का जो एंगल देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, यही जो एंगल होगा हमारा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। एक और एंगल मैं इसमें बता देता हूँ, वो है कंप्लीट एंगल। एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड, जो एंगल बिल्कुल 360 के इक्विवेलेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब मैं कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताऊंगा। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल्स whose sum is 90 degree and two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle. Complementary angles समझ में आ गया। जब दो एंगल का सम, यानी जब हम दो एंगल को ऐड करेंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होगा तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सिमिलरली जब हम टू एंगल के सम को, टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angles. सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल आप समझ गए होंगे। जब दो एंगल का सम 90 होगा तो उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, जैसे मान लो इधर हमने एंगल बना लिया, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ए बी सी और डी। तो इसमें एडजेसेंट एंगल क्या होगा, तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल if they have common vertex a common arm and their non-common
arms are on the different sides of the common arms. Two angles are adjacent angle if they have common vertex, a common arm, and their non-common arms are on the different sides of the common arm. इसमें कौन होगा एडजेसेंट एंगल? इसका जो एडजेसेंट एंगल होगा यानी एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल. अब कैसे ये एडजेसेंट एंगल है? अब ध्यान से देखो, इस बी डी क्या है? बी डी कॉमन आर्म है. जैसे ए बी डी एक एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, और इधर डी बी सी बन रहा है, दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि बी डी जो है दोनों एंगल का कॉमन आर्म है, और डी क्या है? कॉमन वर्टेक्स. बी कॉमन वर्टेक्स. बी क्या है? दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, और बी डी क्या है? कॉमन आर्म है. और क्या देखना है हमें? कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होना चाहिए. जैसे एक अगर इस तरफ है तो दूसरा दूसरे साइड होना चाहिए. तो ए बी डी और एंगल डी बी सी दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए. अभी हमने आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में समझाया था. इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, जैसे एक रे है बी डी स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए सी. इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री. जब एक लाइन के ऊपर एक रे हो, उसके बाद जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, उस एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. इसे हमें याद रखने. अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? इसी से रिलेटेड है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये होता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट angles is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. समझ में आ गया होगा? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन है? एंगल ए बी डी और दूसरा है एंगल सी बी डी लिख दो या डी बी सी लिख दो. दो एडजेसेंट एंगल है, इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहा हूँ वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? मान लो ये दो लाइनें, इस पर वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन होगा? अगर इसे हम ए बी लेट कर लें, इसे सी डी लेट कर लें, इसे ओ लेट कर लें, तो एंगल ए ओ डी एंड
एंगल BOC, यानी AOD का वर्टिकली अपोजिट BOC होगा और सिमिलरली एंगल AOC का एंगल BOD होगा। ये दोनों के दोनों पेड़ जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। AOD का वर्टिकली अपोजिट BOC और AOC का वर्टिकली अपोजिट BOD। नेक्स्ट जब मैं करूँगा थ्योरम तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल कैसे होते हैं, और वर्टिकली एंगल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसको मैं आगे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप समझ लो कि इसमें कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ में आ गया? AOD और BOC वर्टिकल अपोजिट हैं, उसी तरह से AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बाद अब मैं आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में समझाऊंगा। पैरेलल लाइंस क्या किसको कहते हैं? जब दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, M और N क्या है? पैरेलल लाइंस है। और L जो आप देख रहे हो, M और N को दो पॉइंट पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए L जो यहाँ होगा वो होगा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन भी समझ में आ गया और पैरेलल लाइन भी समझ में आ गया। अब इसमें और भी कुछ एंगल्स होते हैं। फिलहाल मैं कुछ यहाँ जो एंगल जितने बन रहे हैं उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं कुछ। जैसे मान लिया ऐसे एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कुछ देर के लिए मान लिया मैंने कि ये सब यहाँ के एंगल को डिनोट करते हैं। इसको ABCD से भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ L था, M लिख देते, M है, यहाँ O अगर लिख देते तो LOM एंगल हो जाता, लेकिन उससे अच्छा है कि एंगल 1, 2, 3 हम डाल लें। अब इसमें 1, 2, 3, 4 ये सब है क्या एंगल? इन सारे एंगलों के भी नाम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कौन सा एक्सटीरियर एंगल है और कौन सा इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स इसमें क्या है और इंटीरियर एंगल क्या है? अब ध्यान से देखो, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर का एंगल। M और N के जो बाहर का एंगल है, जैसे 1, 2 इधर नीचे, 7 और 8, यानी एक्सटीरियर एंगल जो हमारा हो गया वो होगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये सारे एंगल जो होंगे वो एक्सटीरियर एंगल होंगे। सिमिलरली इंटीरियर एंगल कौन कौन है? जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल हमें दिख रहा है वो कौन कौन एंगल है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अब तक आपका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो है वो क्लियर हो गया होगा। 1, 2, 7, 8 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, 3, 4, 5, 6 जो है वो इंटीरियर एंगल है। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है? इस फिगर में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमारा है एंगल 1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो एंगल 5 है। सिमिलरली 2 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 6 है, और एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एंगल 8 है। एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एंगल 7 है। समझ में आ गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 5, 2 का 6, सिमिलरली 3 का 7 और 4 का 8, यानी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा
एंगल 1 एंड एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये सब जो एंगल है वो क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद मैं आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल के बारे में समझाऊंगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? जो ही इंटीरियर है इसका मतलब एम और एन लाइन के बीच के एंगल्स होंगे। तो एंगल 3 का जो इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो 5 होगा। सिमिलरली एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 6। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमारा होगा वो होगा एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5। ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट भी हो लेकिन वो एंगल क्या हो? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल इसमें कितने हैं? 1, 2 और 7, 8। अब इसमें देखो अल्टरनेट कौन होगा एक्सटीरियर एंगल में? 2 का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 8 और 1 का 7। यानी एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 8, ये कहलाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हमें बताना है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब क्या? एक ही साइड पे दोनों हो। जैसे एंगल 3 और एंगल 6, ये क्या है? सेम साइड है। 3 और 5 कर लेते हैं तो ये अल्टरनेट हो जाता है। जब सेम साइड हो ट्रांसवर्सल के, उसको हम क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल कहते हैं। यानी 3 और 6 जो होगा वो को इंटीरियर होगा, 4 और 5 होगा वो भी को इंटीरियर एंगल होंगे। हम लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5, इसको हम को इंटीरियर कहेंगे। और एंगल 3 एंड एंगल 6, ये भी जो होंगे वो क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। बाद में मैं अब कुछ थ्योरम्स डिस्कस करूँगा। थ्योरम्स के बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। इसीलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से रिपीट करके 1-2 बार देख करके अच्छी तरह से समझ लो। एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि जब ये 2 लाइन पैरेलल हो, एम एंड एन, अगर ये पैरेलल लाइन होते हैं तो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था 3 का 6, 3 का 7, 4 का 8 या फिर 2 का 6 और 1 का 5। सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरली अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चाहे वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो। और वर्टिकल अपोजिट भी एंगल होते हैं। खास करके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब ये 2 लाइन जो आप देख रहे हैं एम और एन वो पैरेलल होगा। अगर पैरेलल नहीं होगा तब वो सब इक्वल नहीं होंगे। ये मैं इसलिए समझा दिया हूँ क्योंकि ये सब की ज़रूरत एक्सरसाइज करने के टाइम होगा।